देखते देखते फरवरी भी खत्म हो रहा है, एक ही हफ्ता रह गया है फरवरी खत्म होने में, देन मार्च, अप्रैल और 20 दिन मई के। मैं 20 ही दिन कहूँगा बिकॉज बाकी जो 20 मई के बाद जो 3-4 दिन होंगे वो वैसे भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकल गए हैं। विच मीन्स अराउंड अबाउट 90-95 डेज के बीच में अभी हम होवर कर रहे हैं। आज के 5 सवाल IR के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन से हम नॉलेज ले सकें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेरा गैप था, वो गैप फिल हो रहा है एक्सप्लेनेशन के जरिए, तो उसको प्लीज़ अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें। मैं बार बार कहता हूं कि MCQs के जरिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क लगता है, थोड़ा सिस्टमैटिक होना पड़ता है, बट प्री निकालने के लिए कई सारे MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी हमारी कोशिश है कि हम ये डेली 5 सवाल लेके आते हैं। बाकी आपको और बता दूं कि हमारा और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो कि प्री ओरिएंटेड है, तो कभी आपको लगे तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। हमारी बहुत बढ़िया फैकल्टी है, बहुत बढ़िया हमारी हर एक सब्जेक्ट की अपने अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। वो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस, उनका कंटेंट से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। कंटेंट तो खैर आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन कंटेंट के साथ जब तजुर्बा मिल जाता है तो वो बहुत डेंजरस कॉकटेल कह लो, मॉकटेल वो बनता है। एनीहाउ, क्वेश्चन 1, नेटो से संबंधित 3 स्टेटमेंट्स पूछे, बताइए इसमें से करेक्ट पूछिए। 3 स्टेटमेंट्स हैं नेटो से संबंधित, स्टेटमेंट्स पढ़ लो एक बारी। मैं सीधा आंसर पे आता हूं। आंसर इसका क्या हो सकता है? क्या लगता है आंसर क्या हो सकता है? नेटो की बात हो रही है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल नेटो का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेटो के डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोटिंग, नो सर, इसमें कोई मेजॉरिटी नहीं होता, कंप्लीट कंसेंसस होता है। क्यों पता है मुझे? बिकॉज जब मुझे याद है फिनलैंड स्वीडन की जब एंट्री की बात आ रही थी तो हर एक देश माना हुआ था। टर्की कह रहा था कि भैया मैं नहीं अलाउ करूंगा। अच्छा, स्वीडन के केस में हंगरी भी कह रहा था कि मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो यानी कि अब नेटो में अब 32 मेंबर हैं, पहले 30 थे। तो 30 के 30 मेंबर्स जब तक अग्री नहीं करेंगे 100%, जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा तब तक कोई भी फैसला नेटो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 60-40, 70-30, 51-49 वो नहीं चलता है। और थर्ड जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप इज ट्रेडिशनली यूएस जनरल, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए। ठीक है जी। NAC नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल आपकी टॉप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। NAC मिलता है एट हायर लेवल्स, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, डिफेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे। ऑलराइट, नेटो के मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री कमिटीज हैं, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी अल्टीमेटली NAC के पास है। तो जो भी निर्देश हैं, पॉलिटिकल निर्देश हैं, या जो भी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स अप्रूव करने की बात होती है या अलायंस रिलेटेड फैसले लेने की बात होती है, वो एट द लेवल ऑफ NAC किया जाता है। नेटो आपको मैंने बताया यहां पे कंसेंसस के साथ फैसले लिए जाते हैं, नॉट बाय मेजॉरिटी वोटिंग। एंड SACEUR ये बिल्कुल सही है, टॉप मिलिट्री कमांडर है which is responsible for military operations in Europe and NATO's allied command operations। ये यूजुअली एक US ऑफिसर यानी कि टिपिकल US जनरल या एडमिरल होता है। ये कौन है मुझे कमेंट में बताना। अलॉन्ग विद दैट कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके वो भी बताना। ऑलराइट, ओके नाउ, अच्छा आगे बता दूं आपको, हमने रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है हमारा प्रीलिम्स का, वो हमने शुरू कर दिया है। इसका लॉन्च प्राइस जो अभी है, अभी अर्ली बर्ड ऑफर में 3999 का है, मंडे से ये प्राइस बढ़ जाएगा, ये 500 रुपये और बढ़ जाएगा। तो अभी आपको ये 500 रुपये का ऑफर मिल रहा है, प्लस आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। 7 घंटे एवरीडे बैठ के पढ़ेंगे, 7 to 8 आवर्स एवरीडे, मतलब मैं नहीं कह रहा कि 300 दिन, लेकिन 15 दिनों की बात कर रहा हूं। 15 दिन लाइव जुड़ेंगे, अपने प्री के कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को, करंट अफेयर्स को, एनालिसिस को, सब कुछ हम करेंगे। और ये कोर्स के जरिए बहुत सारे बच्चों ने अपना प्री निकाला है। अगला आपका नंबर भी हो सकता है। अनिमेश प्रधान, ऑल इंडिया रैंक 2 आया था उनका, उन्होंने खुद अपने टेस्टिमोनियल में रैपिड रिवीजन प्रोग्राम का जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन इंटरपोल का है। 3 स्टेटमेंट्स है इंटरपोल की, बताइए। इंटरपोल ऑफिशियल्स हैव द पावर टू अरेस्ट सस्पेक्ट्स इंटरनेशनली। जनरल असेंबली इज इंटरपोल सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये सही है। I-24/7 इज इट्स सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका आंसर क्या है? 2 and 3। देखो, इंटरपोल के ऑफिशियल्स के पास पावर अरेस्ट करने की नहीं है, ये पुलिस फोर्स नहीं है। इंटरपोल क्या करता है? इंटरपोल 195 मेंबर कंट्रीज जो हैं, जो दुनिया में जो 195 कंट्रीज है इंटरपोल के जो मेंबर्स हैं, उनके पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को, पुलिस नेटवर्क्स को जोड़ता है, इकट्ठा करता है। उसके पास पावर नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करे या सैंक्शन करे। उसके खुद के कोई अपने फील्ड ऑफिसर्स नहीं होते हैं जो कि जाके लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। इंटरपोल का रोल आता है कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। और ये आपने सुना होगा रेड कलर नोटिस, पर्पल कलर नोटिस, ये नोटिस, वो नोटिस। तो ये रेड नोटिस जो है ना, ये एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है, ये बेसिकली रिक्वेस्ट होता है जो कि एक मेंबर कंट्री रेस करता है कि भैया हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट करना है जो भी हमारे देश पे नहीं है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मेहुल चोकसी की बात करें कि भैया वो व्यक्ति अभी किसी और कंट्री में है, वो उस कंट्री में है जो ऑलरेडी इंटरपोल का मेंबर है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, उसकी एक्सट्रेडिशन के लिए हम रेड कलर नोटिस रेज कर रहे हैं ना। अब वो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है नहीं किया जाता है, इसमें इंटरपोल की कोई वो नहीं है। इंटरपोल रेड कलर नोटिस इशू कर सकता है किसी मेंबर कंट्री के रिक्वेस्ट पे। अब वो उसकी जुरिस्डिक्शन या उसका वो मैंडेट नहीं है कि वो उस व्यक्ति को जाके अरेस्ट करे। अब वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, वो निर्भर करता है डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कंट्री में जहां पे वो व्यक्ति पाया गया है, या उस कंट्री के कोर्ट कचहरी पे। ऑलराइट। और इंटरपोल की जनरल असेंबली, बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। दिस कंसिस्ट ऑफ डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज, टिपिकली जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं। बजट, रूल्स एंड रेजोल्यूशंस, ये सब अप्रूव करना ये इंटरपोल की जनरल असेंबली का काम है। और I-24/7 इंटरपोल का इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि नेशनल पुलिस एजेंसीज को कनेक्ट करता है। अब इसके जरिए मेंबर कंट्रीज कैन शेयर इंफॉर्मेशन वेरी सिक्योरली। वो इंटरपोल की डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्टोलन पासपोर्ट है, वांटेड पर्संस हैं, स्टोलन व्हीकल्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, या कोई अर्जेंट मैसेज को रिलीज करना है, सेंड करना है, अलर्ट्स को रियल टाइम में रिलीज करना है, एक्सेट्रा। ऑलराइट। और क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। इंटरपोल का जो मेन स्ट्रेंथ है वो तुरंत फास्ट एंड स्विफ्ट डेटा शेयरिंग है, जो कि I-24/7 के जरिए शेयर किया जाता है। आपको और बता दूं, एक ना नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो होता है हर एक मेंबर कंट्री का। इंडिया में नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो एनसीबी है ना, एनसीबी के जरिए ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन की जाती है इन दी I-247। तो मुझे आपने दो चीजें बतानी है, एक तो जो सुप्रीम जो यूएस मिलिट्री जनरल है नेटो का SACEUR वो बताना है, और आपने इंडिया में जो हमारा नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है विद इन द इंटरपोल वो कौन सा है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंट दे रहा हूं। अगला यूरोजोन से रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बतानी है, 3 स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बतानी है। बताइए क्या सही लग रहा है आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही बात चल रही है तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ऑल EU मेंबर्स आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू अडॉप्ट द यूरो। नो सर, यूरोजोन में 21 कंट्रीज हैं, 27 में से 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, उसमें से 21 है जो कि यूरो का अडॉप्शन जिन्होंने करा है। अभी रिसेंट एक और एडिशन हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। डेनमार्क ने ऑप्ट आउट करा है फ्रॉम अडॉप्टिंग द यूरो। यस, डेनमार्क ने किया था, इवन यूके ने भी किया था। यूके तो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बट पहले था, तो डेनमार्क और यूके ने किया था। कंट्रीज यूजिंग द यूरो विदाउट EU मेंबरशिप आर आल्सो पार्ट ऑफ यूरोजोन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जैसे कि कोसोवो है, मोंटेनेग्रो है, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन वो यूरो को यूज कर रहे हैं। डेनमार्क ने ऑप्ट आउट बिल्कुल किया था, उसने नेगोशिएट किया था ट्रीटी बेस्ड ऑप्ट आउट आफ्टर इनिशियली रिजेक्टिंग द maastricht ट्रीटी इन रेफरेंडम। ऑल्दो डेनमार्क पार्टिसिपेट करता है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट एक्ट में, लेकिन अपनी करेंसी को वो यूरो से क्लोजली पैक्ड रखता है, लेकिन यूरो वो अपनाया नहीं उसने। तो डेनमार्क यूरोजोन में नहीं आता, 21 देश आते हैं। और अभी हाल ही में जनवरी 2026 में बुल्गारिया 21वां देश बना है जिसने यूरो एरिया को ज्वाइन किया है। ठीक, अगला सवाल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से रिलेटेड, CPTPP से रिलेटेड, बताइए। दिस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द USA विड्रू फ्रॉम TPP। एब्सोल्युटली करेक्ट। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार आते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि अमेरिका को इस TPP से निकाल देते हैं। तो ये TPP का आइडिया बैरक ओबामा ने दिया था, 2015-16 की बात है। ये लीगली बाइंडिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये देखो, ये तो गलत है, चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर है ही नहीं। आपका C और D तो कट रहा है, यहाँ पे बचा A और B। तो आपको ये पता लगाना है कि भैया अब A सही है कि B सही है। अब हमको पता है कि A में 1 तो यानी कि 1 तो सही है, तो देयरफॉर आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन A 1 और 2। जब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, तो आपके पास क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, आपके पास बचा ही ऑप्शन है। एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं भी पता कि ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, लेकिन आप स्टेटमेंट 1 के जरिए और स्टेटमेंट 3 के जरिए अपने सही आंसर को डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो। जो CPTPP है लीगली बाइंडिंग है। आमतौर पे ना जहां पे लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट की बात आती है, अधिकतर वो स्टेटमेंट्स गलत होती है, लेकिन हर जगह नहीं होता। अब यहाँ पे आपको फैक्ट तो पता है, लेकिन फैक्ट को एक्यूरेटली पता होना बहुत जरूरी है। तो ये लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। इसमें कमिटमेंट्स हैं टैरिफ रिडक्शन के संबंधित, मार्केट एक्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट रूल्स, लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अनलाइक फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे कि IPEF है, CPTPP जैसे IPEF में 4 पिलर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है IPEF का, लेकिन इंडिया इसके फ्री ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है। जो CPTPP है ये फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा नहीं है। यूके
बना है 12th कंट्री जिसने CPT-PPP में एडमिशन लिया है। CPT-PPP में 11 मेंबर्स थे, अभी यूके 12th मेंबर बना है। चाइना ने 2021 में एप्लीकेशन डाला था कि मुझे मेंबर बना लो, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, एपेक 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगेन बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है। एपेक रेफर करता है अपने मेंबर्स को एज इकोनॉमीज, बिल्कुल सही है। 21 मेंबर्स हैं एपेक में जिनको वो 21 इकोनॉमीज के तौर पे रेफर करता है। एपेक के डिसीजंस लीगली बाइंडिंग है। अब यहां पे लीगली बाइंडिंग सही होगा कि नहीं होगा सर, लग तो नहीं रहा। ताइवान पार्टिसिपेट करता है अंडर द नेम चाइनीज ताइपे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या है, 1 और 3। तो स्टेटमेंट 1 सही क्यों है, बिकॉज एपेक में हांगकांग है, ताइवान है, जो एंटिटीज है। वैसे तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना कहता है कि भैया ये मेरी है और कोई भी कंट्री इसको डिप्लोमेटिकली अपना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, लेकिन हांगकांग और ताइवान अपने आप में कहते हैं कि भैया हम चाइना से अलग हैं, हम नहीं चाइना का हिस्सा है। तो इस करके इनको मेंबर कंट्री कहना वुड मीन कि इनको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करना, तो देयरफॉर वो मेंबर कंट्री का जो सारा का सारा फसाद है वो इसमें होता ही नहीं है। इस करके मेंबर कंट्रीज नहीं, सिर्फ मेंबर इकोनॉमीज कहा जाता है। तो हांगकांग और ताइवान जिनके पॉलिटिकल स्टेटस काफी सेंसिटिव हैं, इनको फिर इस करके इकोनॉमीज के तौर पे कंसिडर किया जाता है, मेंबर कंट्री के तौर पे नहीं। एपेक स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। एपेक ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन में, जैसे कि फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट्स है WTO में, CPT-PPP में, यहां पे नहीं है। और सुनो, इंडिया ने 1991 से कहा था कि भाई मुझे भी डाल लो एपेक में, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं भैया हम इंडिया को नहीं डालेंगे एपेक में, बिकॉज एपेक वुड स्ट्रिक्टली इंक्लूड कंट्रीज जो कि इंडो पैसिफिक के बीच में आती हैं। तो इस करके इसके ऊपर एक इनडेफिनेट मोरेटोरियम लगा दिया है, बैन लगा दिया है कि एपेक को हम एक्सपैंड करेंगे नहीं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको पता हो। यूएसए है, चाइना भी है। एंड बिकॉज ऑफ द वन चाइना पॉलिसी एंड द पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ताइवान पार्टिसिपेट करता है एपेक में, लेकिन वो मेंबर कंट्री नहीं कहलाया जा सकता ना, बिकॉज चाइना फिर नाराज हो जाएगा कि आप मेरी वन चाइना पॉलिसी को डाइल्यूट कर रहे हो। तो वो पार्टिसिपेट करता है एज चाइनीज ताइपे। ठीक, चलो बच्चों जुड़ जाओ। रैपिड रिवीजन में 2 मार्च से ये शुरू हो रहा है, शुरू मुझसे ही हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से। 2 दिन 2nd 3rd को इंटरनेशनल रिलेशन है, बाद में बाकी क्लासेस हैं, और 7 to 8 आवर्स डेली बैठ के पढ़ेंगे। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हमारा, बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ, बहुत जोरों शोरों के साथ इसको हम बनाते हैं। हम इसके साथ हम जुड़ते हैं बच्चों के साथ, ऑलराइट। एंड बच्चे अपना पेपर भी निकालते हैं, प्री भी निकालते हैं। सो देयरफॉर प्लीज इसमें जुड़े, इसमें शामिल हों। एंड अगेन टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स का और भरपूर फायदा उठाएं। मिलते हैं जी बहुत जल्द, मिलते रहेंगे। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।